नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित कहानी शतरंज के खिलाड़ी का शेष भाग पढ़ेंगे। ये कहानी वाजिद अली शाह के समय का वर्णन करती है, जब अवध पर अंग्रेज सत्ता का अधिकार हो गया था। उसी समय में कैसे लोगों का चरित्र था, कैसा सामाजिक वातावरण था, इसी का वर्णन ये कहानी करती है। कल हमने पढ़ा था कि इसके जो मुख्य दो पात्र हैं, मिर्ज़ा साहब और मीर, इनमें से पहले कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि शतरंज की बिसात पहले मिर्ज़ा के घर जमा करती थी, लेकिन उनकी पत्नी ने जब इससे खफा होकर पासा पलट दिया, बिसात उलट दी, तो ये तय हुआ कि अब मीर साहब के घर यह खेल शुरू हो। और वहाँ भी मीर साहब की पत्नी को भी ये खेल सुहाता न था। लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्ज़ा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। इस तरह से किसी भी प्रकार की आपसी मुठभेड़ उनके इस खेल को बाधा नहीं पहुंचा रही थी। खेल के प्रति प्रेम दोनों ही खिलाड़ियों में था, और कोई काम भी उन्हें नहीं आता था इस खेल में वीरता दिखाने के सिवाय। इसलिए वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवश थे, और इस खेल के सहारे ही वह अपना जीवन जी रहे थे। तो इस तरह से दोनों मित्र तू मैं के बावजूद एक खिलाड़ी के भाव से, खेल भाव से रोज़ दीवान खाने में आकर खेल शुरू कर देते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए।
यह क्या बला सिर पर आई। यह तलबी किस लिए हुई है। तलबी का अर्थ होता है बुलाना, फरमान। यह तलबी किस लिए हुई है। अब खैरियत नहीं नज़र नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है। बादशाही फौज का जो अफसर था, घुड़सवार था, उसने कहा घर में नहीं कहाँ है। नौकर यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार घुड़सवार जो था बादशाही फौज का, वह बोला काम तुझे बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्लगी है। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। घुड़सवार कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। घुड़सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा। मिर्जा बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी न हो जाए। मीर कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मोर्चे का अर्थ है युद्ध का मैदान, क्योंकि इनकी सारी वीरता ये केवल शतरंज के खेल में दिखाते थे। जागीरदार थे पर युद्ध के नाम से कांपते थे, तो युद्ध में जाने को ये बेमौत मरना कहते थे। मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा ने इस उपाय की बहुत सराहना की। मिर्जा बोले वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, वो जो सवार था वह दरअसल मीर साहब की बेगम, जो मीर साहब को घर से बाहर रहना ही अच्छा समझती थी, मीर साहब का घर से बाहर रहना ही अच्छा समझती थी किसी अज्ञात कारण से, वो उस घुड़सवार से क्या कह रही थी जो उनको बुलाने वहाँ आया था युद्ध के लिए। उनसे वो कह रही थी तुमने खूब धता बताया कि तुमने उन्हें खूब डरा दिया। और घुड़सवार मीर साहब की बेगम से कह रहा था ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दरअसल ये जो घुड़सवार था यह मीर साहब की बेगम ने ही बुलवाया था, उनको डरा करके यहाँ से भगाने के लिए, और वास्तव में उनकी तरकीब काम कर गई और दोनों खिलाड़ी, दोनों वीर शतरंज के वहाँ से घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अब हम कहानी के तीसरे पार्ट में आ गए हैं। वहाँ पर अब दोनों ही की दीवान खानों में शतरंज नहीं हो सकती थी। मिर्ज़ा साहब की पत्नी ने पहले ही बखेड़ा कर दिया था और मीर साहब की पत्नी ने भी इस घुड़सवार वाली तरकीब से, इस खेल से घर को बचा लिया था। अब इन दोनों ने फैसला किया कि
अब खेल कहाँ जमे, तो मीर ने कहा कि गोमती के किनारे जाकर के शतरंज खेलना ठीक रहेगा। तो तीसरा पार्ट शुरू होता है, जहाँ वो कोई स्थान ढूंढते हैं जहाँ गोमती नदी के किनारे बैठ कर के, लखनऊ में गोमती नदी बहती है, वहाँ बैठ कर के निर्द्वंद रूप से शतरंज खेल सके। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, टिब्बे में गिलोरियाँ भरे। गिलोरियाँ यानी पान की गिलोरियाँ, पान खाते थे लखनऊ के नवाब, पान बहुत ज़्यादा खाते थे। गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आशफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता था। शतरंज के खेल में ये खिलाड़ी इतने मशगूल हो जाते थे जिसकी तुलना प्रेमचंद योगियों की समाधि में लिप्त होने से करते हैं। वो कहते हैं कि शह और मात के सिवाय उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता था। इतने वो शतरंज की में अपनी वीरता दिखाने में डूब जाते थे। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। शतरंज की चालें चलने में योगियों की तरह अपनी एकाग्रता को वो सिद्ध करते थे। लेकिन शरीर की भी अपनी एक आवश्यकता होती है, जिसे भूख कहते हैं। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का ख्याल न रहता था। इतने वो दिलो दिमाग से शतरंज खेलते थे कि उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। अवध की जो राजनीतिक दशा है वो दिनों दिन खराब होती जा रही थी। संकट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लगान चुकी नहीं जाती थी। बार बार अंग्रेज कंपनी के फरमान आते थे, चेतावनियाँ आती थी, लेकिन लोग नशे में चूर थे और किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। तो इस कारण से राजनीतिक दशा अवध की खराब होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बड़ी चली आती थी। जब डिफाल्टर हो गए नवाब, तो कंपनी की फौजों ने अवध पर अधिग्रहण करने का फैसला किया। जब फौजों की खबर आई तो शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे कि अब युद्ध होगा तो खून खराबा होगा, लाशें बिछेंगी। तो लोग बाल बच्चों को लेकर के शहर लखनऊ को छोड़ करके देहातों के गांवों में शरण ले रहे थे। पर इन दोनों खिलाड़ियों की हम बात करें तो हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर, राजमार्ग से नहीं आते, वो पतली गलियों से होकर के घर से बाहर निकलते ताकि किसी को पता न चले कि जागीरदार कहाँ जा रहे हैं। डर था कि कहीं किसी बादशाही नौकर की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। यद्यपि ये बादशाह के खुद नौकर थे, इनका काम करना लाजमी था। हजारों रुपए सालाना
कि जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। इनको जागीरदार की दर्जा प्राप्त था। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी, जिसके ये मुलाजिम थे, जिस बादशाह के ये नौकर थे, जिनसे इनका घर परिवार चलता था। उस लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए गोरों की फौज, अंग्रेज़ों की फौज आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, किस्त। किस्त यानी शतरंज की जो चाल होती है, खतरा होता है दूसरे प्रतिपक्षी खिलाड़ी पर। जब राजा पर चेक आ जाता है, चेक जिसको बोलते हैं, तो उसे किस्त कहते हैं। तो चेक आया हुआ था मीर साहब के, और उन्हें खुद के राजा, जो कि शतरंज का जो राजा है, उस पर चेक आया हुआ था, किस्त आई हुई थी, और उसे चिंता हो रही थी अंग्रेज़ी फ़ौज और वाजिद अली शाह की। तो वह उसका बहाना कर रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी कमज़ोर थी। तो मिर्ज़ा इस बात को समझ रहे थे कि ये जानबूझ करके इनको वाजिद अली शाह और देश की कोई चिंता नहीं है, जबकि ये अपने राजा, अपनी जब पकड़ कमज़ोर है खेल पर, उसको बहाना बना रहे हैं। तो वो बोले कि आने दीजिए, अंग्रेज़ फ़ौज आ रही है, तो आप तो अपने राजा को बचाइए। मीर, ज़रा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं कि अंग्रेज़ फ़ौज को देखे तो सही कितनी फ़ौज आ रही है, यहीं आड़ में खड़े होकर देखें। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त, ये किस्त बचाओ, आप तो अपने शतरंज के राजा को बचाओ। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुँह, क्योंकि अंग्रेज़ों को चिढ़ाने के लिए लाल बंदर भी कहते थे उस ज़माने में। तो लाल बंदरों के से मुँह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है, डरावनी सूरत। मिर्ज़ा, जनाब बहाने न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त। बस अब की शह में मात है, अब की बार किस्त नहीं बचाई तो आपकी शतरंज के खेल में मात हार हो जाएगी। और उनकी आंखों के सामने से अंग्रेज़ों की फ़ौज निकल जाती है। सुबह 10 बजे का समय था। फिर बाजी बीत जाती है, दूसरे खेल के लिए तैयारी, दूसरे युद्ध के लिए शतरंज के खेल में तैयारी शुरू हो जाती है। मिर्ज़ा बोलते हैं, आज खाने की कैसी ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब शाह भी ऐशगाह में होंगे। सब आराम पसंद आलसी शहर था लखनऊ उस ज़माने में, तो सब लोग आराम कर रहे होंगे, नवाब साहब खुद आराम कर रहे होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 10 से 3 बज गए। अब मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर थी, पहले मीर साहब की बाजी कमज़ोर थी, अब मिर्ज़ा साहब की बाजी कमज़ोर थी।
4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। सुबह 10 बजे फौज गई थी और 4 बजे तक वाजिद अली शाह ने गुलामी स्वीकार कर ली और नवाब को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके अधिग्रहण रियासत का कर लिया और फौज 4 बजे तक शाम को वापस लौट रही थी। उसी समय भी ये दोनों वीर शतरंज पे डटे हुए थे। वापसी की आहट हुई। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी बंदी बनाकर। शहर में कोई हलचल न थी, न मारकाट, रक्तहीन सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे न हुई होगी। ये घोर कायरता थी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। यह अवधवासियों का कायरपन था जिसके कारण से वहाँ की सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई और रक्तहीन तख्ता पलट हुआ। एक बूंद प्रतिरोध नहीं हुआ, एक बूंद खून की नहीं गिरी और आत्मसमर्पण सा अंग्रेज़ों के सामने वहाँ के राजा ने कर दिया। क्योंकि उनके जो जागीरदार थे वो इन दोनों की तरह के थे जो केवल शतरंज पे ही अपनी वीरता दिखाते थे। वास्तविकता में वो बड़े ही कायर और आलसी थे। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बनकर चला जाता था और लखनऊ की ऐश की नींद में मस्त था। पूरा लखनऊ ऐशो आराम कर रहा था, नींद में मस्त था, विलासिता में डूबा हुआ था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। राजनीतिक पतन देश का हो चुका था और उसकी चरम सीमा थी। उस ज़माने में अवध एक बहुत बड़ा देश माना जाता था, बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ा राज्य था पूरे देश में। वहाँ का नवाब इस तरह से बंदी बनकर जा रहा था। क्योंकि शतरंज के इन दोनों खिलाड़ियों में इस बार मिर्ज़ा की बाजी थोड़ी कमज़ोर थी, तो वह बोले, ध्यान भटकाने के लिए बोले, मीर से बोले, हुजूर नवाब शाह को जालिमों ने कैद कर लिया। जालिम यहाँ अंग्रेज़ों को कहा गया है। मीर साहब क्योंकि इस बार उनका पक्ष मजबूत था तो वह बोले, होगा, कर लिया होगा कैद, ये लीजिए शह। मिर्ज़ा, जनाब ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। इधर यानी शतरंज में तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, ये ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगी। यह किस्त, ये जो ऐशो आराम यहाँ अवध में था वो वहाँ अंग्रेज़ों की कैद में कहाँ मिलेगा। इसलिए रोएंगे ही। आप तो अपना पाला बचाइए, अपनी किस्त बचाइए, अपने राजा को बचाइए। आपके राजा पर खतरा है, शतरंज के राजा पे। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मिर्ज़ा बार बार ध्यान भटक रहा था क्योंकि हार रहे थे शतरंज में, इसलिए बार बार राजा की चिंता हो रही थी। बोले कि सबके दिन बराबर नहीं होते, कितनी दर्दनाक हालत इस समय अपने हुजूर नवाब साहब की है। मीर, हाँ। मीर ने फिर उनका ध्यान शतरंज की ओर, राजा पर जो खतरा आया हुआ था शतरंज के राजा पे, उसकी ओर दिलाते हुए कहा, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा ने जब इस तरह मीर का व्यवहार देखा, जब उनका नवाब वाजिद अली शाह खून के आंसू रोता हुआ चला जा रहा था बंदी बन के, और फिर भी वो खेल में डूबे हुए थे, उन्हें ज़रा भी उन पे दया नहीं आ रही थी, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, खुदा की कसम
आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह है इसकी जानदार लाइन है इस पूरी कहानी की, कि पहले आप अपने बादशाह को, शतरंज के बादशाह को बचाइएगा, फिर आप नवाब साहब का मातम, उनका दुख प्रकट कीजिएगा, उनकी बंदी बनने का। ये किस्त और ये मात, हाथ लाना हाथ इस तरह से बादशाह को बंदी बना लिया गया। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी, क्योंकि वो हार चुके थे अपनी बाजी, इसलिए उन्होंने फिर सेना के जाते ही फिर बाजी बिछा दी कि इस बार वो बदला लेना चाहते थे, अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि अपने प्रतिपक्षी मीर से। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, क्योंकि मीर जीत चुके थे, इसलिए बोले आइए नवाब। अब वो उनको बार बार मीर साहब याद आने लगे, क्योंकि वो जीत चुके थे, अब खेलना नहीं चाहते थे। तो बोले आइए, मिर्ज़ा से बोले मीर साहब, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसियाँ कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। इस तरह से इस खंड में हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो वीर थे, ये अपनी सारी वीरता शतरंज में दिखा रहे थे। देश का बादशाह गुलाम या बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, और वह उसके लिए केवल एक शाब्दिक दया दिखा रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। कोशिश कर रहे थे तो अपने शतरंज के राजा को बचाने के लिए वो कर रहे थे। वास्तविक राजा को बचाने के लिए किसी तरह के हाथ पैर वो नहीं मार रहे थे। चौथे खंड में आते हैं। शाम हो गई, 10 बजे अंग्रेज़ फौज गई, 4 बजे बंदी बना करके नवाब को ले आए, लेकिन ये दोनों खेल में डटे हुए हैं। शाम हो गई है, अंधेरा घिराया है, शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबीलें आकर अपने अपने घोंसलों में चिपटी, लेकिन इनको पक्षियों को भी अपने घरों की खबर आ गई थी, लेकिन ये दोनों खेल में इतने डूबे हुए थे कि इनको अपने घरों की भी कोई खबर नहीं थी, अपने देश की भी खबर नहीं थी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा की 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। मिर्ज़ा साहब 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी कि बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी, बदले की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, क्योंकि बार बार जीत रहे थे, इसलिए जोश में आकर के गज़लें गाते थे और चुटकियां लेते थे, चिढ़ाते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे कि बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। बार बार हार रहे थे इसलिए झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जब एक बार मोहरे को हाथ लगा दिया, खाना छूट गया तो उसको वहीं रखिएगा, दूसरी जगह क्यों रख देते हैं। जो कुछ भी आपको चलना हो एक बार चल दीजिए, या आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं। मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुए ही नहीं। आप एक चाल आध घंटे में चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं, मतलब आधे घंटे में चाल चलते हैं। इसकी सनद नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। एक घंटे में चाल, आधे घंटे में चाल चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। इस तरह से जब
बार बार हार रहे थे तो वो खेल के नियमों को बदलने की सोच रहे थे कि 5 मिनट से ज़्यादा जिसको चाल चलने में लगे उसकी हार मान ली जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। फिर जब चाल बदली तो उन्होंने कहा कि चुपचाप मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब के फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली तो आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। आपको हार पच नहीं रही है। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर बोले, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। फिर इस तरह से दोनों में तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े रहे, न यह दबता न वह दबता। अप्रासंगिक बातें होने लगी, खेल से हट करके व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं होता। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मिर्ज़ा ने मीर पर कर दी कि आपके ख़ानदान में तो लोग घास काटते थे, आप शतरंज क्या खेलेंगे। इस तरह की जब व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी तो मीर ने कहा, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा ने जवाब दिया, अजीत जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। बावर्ची कहते हैं रसोईया। इस तरह की टिप्पणी फिर वो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आ रहे हैं। दस्तरखान कहते हैं खाने की जो चटाई होती है जिस पे बैठ करके सब लोग खाना खाते हैं। मिर्ज़ा ने जब ये सुना तो बोले, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें न कर। चरकटे का मतलब चारा काटने वाले। तो इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियाँ बड़ी ही व्यंग्यात्मक होने लगी। मीर साहब ने फिर कहा, जब उनको चरकटा कहा तो मीर साहब ने कहा, जबान संभालिए वरना बहुत बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आँख दिखाई कि उसकी आँखें निकाली, ये है हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। दोनों द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं। मीर, जब इस तरह का चैलेंज मिला तो मीर ने कहा, मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। विलासी थे, विलासिता के कारण अपनी वीरता को भूल चुके थे, पर कायर वो नहीं थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का भाव न था। वो बादशाह के लिए नहीं मरते थे, लेकिन जब खुद पर टीका टिप्पणी होती थी तो उसके लिए वो मैदान में डट जाते थे। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी।
दोनों ही मर गए तड़प तड़प करके। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। शतरंज का जो वजीर था उसको बचाने के लिए उन दोनों ने, बादशाह के लिए एक बूंद न निकली लेकिन वजीर को बचाने के लिए अपने प्राण इन्होंने दे दिए। दोनों की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, अभी भी वो शतरंज वहीं बिछी हुई थी, दोनों मर चुके थे। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। ये दोनों अपने बादशाह के लिए नहीं रोए, लेकिन शतरंज के जो दोनों बादशाह थे, काले मोहरे और सफ़ेद मोहरे, उनके जो बादशाह थे वो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर मस्जिद थी, खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूली दूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। कल एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।